फैसले जो हैं वो किए गए हैं और उन फैसलों की तफसील जो है वो मैं उससे आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ जो सिंध के अंदर जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से धांधली की एक नई वहाँ पे मसालें कायम कर दी गई हैं, हम इन नताइज को, इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इन इलेक्शंस के ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। जिस तरीके से इन इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इंतखाबात को पहले तो डिले किया गया, फिर वोटिंग की शरह को कम करने के लिए कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और ख़ुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार कराची के शहरियों को ये कह के इन इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की कि यहाँ पे तो धमाके हो सकते हैं, हमारी अमन अमान की सूरत हाल ही बहुत ख़राब है। अब अगर जो हुकूमतें हैं अगर वही अपने शहरियों को डराने पे आ जाएं और ये बताने पे आ जाएं कि आपने घरों से नहीं निकलना, तो जाहिर है कि वोटिंग की शरह मुतासर होनी थी और वोटिंग की शरह उससे मुतासर हुई। और इसके बाद जो जिस तरीके से फॉर्म्स की तब्दीलियाँ हैं वो अब सारी वीडियोस आपके सामने हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये कराची के जो इंतखाबात हैं उनको मुतासर किया गया, किस तरीके से कराची के इंतखाबात जो हैं उनको एक मजाक बनाया गया। इसको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। और आपने देखा कि कम अज़ कम 3 दिन कराची ही के इंतखाबात के नताइज नहीं आ सके। वो नताइज इसलिए नहीं आ सके और आज पाकिस्तान के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक़्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आए। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ऊपर लेके जाएं, अगर आप ईवीएम के ऊपर होते तो आपके नताइज तो अगले आधे घंटे में आ जाते और फिर आप वोट टैंपरिंग नहीं कर सकते, फिर आप फॉर्म टैंपरिंग नहीं कर सकते। और ये एक दफ़ा फिर रिमाइंडर है कि किस तरह से इन्होंने एक इलेक्शंस को रिग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जिस तरह पंजाब के गवर्नर ने 48 घंटे इंतज़ार किया, आप इंतज़ार नहीं करेंगे और असम्बली को तहलील करके हम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों वो वादे थे जो इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम ये वादे जो हैं वो पूरे कर पाए। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है क्लर्क की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, उसके लिए जो है, और आपको पता ही है जो एक्सटेंशनों के लिए जो कुछ होता है, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ है कि जिसने 2 हुकूमतों को ठोकर मारी और कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे वोट लेने, और ये तहरीक इंसाफ का एतमाद जाहिर करता है अवाम के ऊपर। ये तहरीक इंसाफ के उस कॉन्फिडेंस की अलामत है जो हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रखते हैं और जो सपोर्ट पाकिस्तान के अवाम में इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, ये उसका एक इजहार है। लिहाजा आज दोनों असम्बलियाँ पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी तहलील हो जाएगी। हमने जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब के लिए वो मियाँ असलम साहब की सरकर्दगी में जो है वो कायम कर दी है और स्पीकर साहब जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी का लिख देंगे। जो अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है, वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है और हम समझते हैं कि आप उन नामों के ऊपर इत्तफाक होना चाहिए।
आज मैं पहले इंटरव्यू सुन रहा था मलिक अहमद साहब का, उन्होंने भी कहा कि जो पीटीआई के नाम है वो संजीदा नाम है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। मेरी नज़र में मैं अब भी दरख्वास्त करूँगा नासिर खोसा साहब से कि वो अपना फैसला तब्दील करें और इसके ऊपर ये पाकिस्तान के लिए एक उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। आई कैन इमेजिन कि मुश्किल काम है, इसमें कंट्रोवर्सी होती हैं, सियासी कंट्रोवर्सीज हैं। नासिर खोसा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब, दोनों बड़े क्रेडिबल नाम हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब ने हमारे साथ भी काम किया है और वो मौजूदा हुकूमत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म का भी उन्हें पूरी तरह एतमाद हासिल है। और इसी तरह से नसीर साहब जो हमारा तीसरा नाम है, उनके ऊपर भी साहब का और जो बाकी इस वक्त हुकूमत में लोग शामिल हैं उनका करीबी उनसे एतमाद का ताल्लुक है, तो उनके ऊपर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दोनों ब्यूरोक्रेट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, नासिर खोसा साहब और अहमद नवाज सुखेरा, पूरी ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यकीनन उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी जो एक कद है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर, उससे वाकफ़ हैं। और मेरे ख्याल में वो उनमें से अगर किसी पे भी इतफाक़ हो जाए ये बड़ा खुशाइंद होगा और हम इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़े। इसके साथ साथ हमने आज जो इमरान खान साहब की JIT को जिस तरीके से कवर अप किया जा रहा है, उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप ने बड़े अफसोस का इजहार किया है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल पहले आप देखें इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, 1867 से ये कानून है कि जो कंप्लेनेंट है वो FIR करवाता है। 150 साल की तारीख में पहले इमरान खान और फिर आजम सवाती के लिए यह कानून तब्दील कर दिया गया। कंप्लेनेंट को हक नहीं है कि वो FIR कराए, पुलिस खुद FIR कराने चली गई। उसके बाद JIT नहीं बनने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से JIT बनी। उसके बाद JIT के मेंबरान को ताकतवर हलकों की तरफ से पैगामात आए कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। JIT वाले बेचारे जो हैं वो भाग गए। लोग JIT का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का हाल है, ये इस मुल्क में प्रेशर का हाल है। चाहे वो अरशद शरीफ का तहकीकाती कमीशन हो, उसका भी हाल आप देख ही रहे हैं जिस तरह का वो चल रहा है। और ये इमरान खान का जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसमें भी आप देख लें। ये पाकिस्तान में, इसीलिए हमने पहले भी कहा था, हम फिर ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान के ऊपर हमला कोई एक आम बात नहीं है। ये इमरान खान जो पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिस तरीके से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर हम मुतमईन नहीं हैं। और हम ये समझते हैं कि जो तफ्तीश हो रही है उसके ऊपर हम मुतमईन नहीं हैं और उसमें ज़रूरत है कि उसको चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस लें और इसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब हमने जो मामला है असम्बलियों का, फेडरल गवर्नमेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब हमारा तमाम तर फोकस ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसको घर भेजा जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम जॉइंटली एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। पाकिस्तान की जो मईशत का क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो डील हो सकता है। नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान की मईशत को फिक्स करना, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक सियासी इस्तेहकाम हो। अगर वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, पाकिस्तान को मुआशी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम एक इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के लोग बज़िद हैं कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि असम्बलियों के अंदर हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए और अब भी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, हाई कोर्ट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके नतीजे में इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा हम परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि स्पीकर के पास जा रही है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन
पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीके इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं और उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा इन 3 ओहदों के लिए। और उसके बाद इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत के जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। और इससे पहले मैं दोबारा ये कहता हूँ, हम गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर देखिए पाकिस्तान से आगे तो कोई भी नहीं। हमें पाकिस्तान के लिए जो है इंशाअल्लाह इस हुकूमत को घर भेजना होगा और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा ये करना चाहते हैं कि 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और केपी में ये इलेक्शंस करवाएं और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिसॉल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। आज तक पाकिस्तान में सारे इलेक्शन जो हुए हैं वो 60 और 76 दिनों के दरमियान में हुए हैं। 35 दिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी इलेक्शन के कैंपेन की। लिहाजा बहुत अहम है कि आप ये इलेक्शन जो हैं ये फौरी तौर के ऊपर यहाँ कराएं और वो रमज़ान से पहले करवाएं ताकि लोग फिर इबादत में अपनी इस इत्मीनान के साथ जा सकें कि पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह महफूज हाथों में है और अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के लोगों को करना है। प्रायोरिटी एरियाज भी बता दें जिस पे वर्किंग शुरू कर दें। डेफिनेटली वो नहीं मानेगी तहरीक इंसाफ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वहाँ पे अगर उनके हक में फैसला हो गया तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखना, पहले तो ये मामला जाना है पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी में ये डिस्कशन होगी। वैसे अभी तक हमें चूँकि ये नाम नहीं आए, मुझे ये लगता है कि ये किसी ने मीडिया में ऐसे जो है ना वो लतीफ़ा छोड़ा है। मुमकिन नहीं है कि इतने गए जो आहद चीमा साहब का आप नाम ले रहे हैं। आहद चीमा साहब तो नैब के केस में को एक्यूज नजर आए इनके शहबाज शरीफ के, और इसी तरह से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो तो सारे करने कराने वाले हैं। तो ये लोग तो वैसे नॉन सीरियस होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर कोई जो है वो कोई संजीदा बात भी हो सकती है। पार्लिमानी कमेटी में नाम तब्दील हो सकता है। अच्छा मौन साहब ये बताएं कि परवेज खटक साहब तीनों ओहदों के लिए नामजद होंगे, अपोजिशन लीडर नहीं। ये क्लियर करते हैं। अच्छा नहीं, परवेज खटक साहब को हमने ये कहा है, तो सुन लेना, परवेज खटक साहब को हमने ये कहा है कि वो अपना वो और आमिर डोगर जो हमारे चीफ व्हिप हैं, इनको हमने ये कहा है कि आप स्पीकर साहब से मिलेंगे, आप उनसे ये कहेंगे कि ये तीनों ओहदे जो हैं वो हमें दिए जाएं। उसके बाद इमरान खान ज़ाहिर नॉमिनेट करेंगे तीनों ओहदों के लिए जो है वो होना है। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ पार्टीज़ में जो हमारे हम ख्याल हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो वो उसमें हमारा क्या ताउन होगा। एक मिनट पहुंचा सर। हाउस में वापसी कब है आपकी? इसी सेशन में जो चल रहा है हाउस में वापसी का भी हमने फैसला नहीं किया, पहले ये तीनों ओहदे आ जाएं फिर उसके बाद। किसके पास? जो आपका तीसरा नाम नहीं, पहली बात तो आप देखिए आर्टिकल 224 अगर आप पढ़ लें साथ, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है केयर टेकर की वो सिर्फ एक है और वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन का कंसेंसस होना ज़रूरी है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है, लेकिन अहमद नवाज सुगेरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे, लेकिन इसलिए वो जो क्वालिफिकेशन पार्ट है वो उन पर अप्लाई नहीं होता। बारी बारी कर लें, ये कर लें फिर आप कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के इंशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वो एब्सटेन करेंगे। हमें जितनी ज़रूरत है वो पूरे हो जाएंगे। ये बताइएगा, आप मोदी की मुदाखलत की या बातचीत की बात कह रहे हैं, बार बार राना सना ये बयान दे रहे हैं कि हम इमरान खान को जो है गिरफ्तार कर देंगे, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ बयान की हद तक है या फिर वो वाकई कोई अमली काम करने जा रहे हैं? ये राना सना चुन्नू है या मुन्नू है? ये जो भी है ना, ये पहले बयान दे रहे थे कि वो लाहौर से नहीं जाएंगे जब तक पंजाब की हुकूमत पता नहीं कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये आपने देखा ही है। मुझे तो जो हालात लग रहे हैं नून लीग के, मुझे तो लग रहा है राना साहब को पंजाब की सदारत भी कुर्बान करनी पड़ेगी। जा रहे हैं पाकिस्तान अभी हमारी उनसे जो बात हुई थी, अभी सिर्फ हमने गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन रिव्यू किया है
अभी चौ साहब ने कहा था कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा फिर हम बैठेंगे, तो उनको इंशाल्लाह पूरा अकोमोडेट करेंगे। फवाद साहब ये बताइए, जो नसीर अहमद खान साहब का नाम आपने दिया था, इनकी डुअल नेशनैलिटी जो सामने आई है, पहले नहीं पता था इनकी डुअल नहीं नेशनैलिटी? डुअल नेशनलिटी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है 224 के लिए। मैंने यही आपसे पहले अर्ज किया है कि 224(7) अगर आप पढ़ लें उसमें डुअल नेशनलिटी होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। थैंक यू। ये बताइएगा कि जो नाम दिए गए हैं आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, अगर अक्सर नहीं होते उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर आप विश्वास करते हैं? इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है ज़ाहिर है।